दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त काल के अंदर जो सामंतवाद का उदय है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गुप्त काल के अंदर सामंतवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, सामंतवाद होता क्या है। ठीक है, सामंतवाद का डियर फ्रेंड्स अर्थ होता है किसी के अधीन होकर कार्य करना, या उस व्यक्ति है या कोई संस्था है उसके नीचे काम करना, वो होता है सामंतवाद होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गुप्त काल के अंदर जितने भी जो शासक हुए हैं, जिसमें हमने बात की है, जैसे श्रीगुप्त है, और श्रीगुप्त के पश्चात हमने घटोत्कच के बारे में बात की, ये सामंत थे। यानी कि ये सामंत क्योंकि ये किसी के अधीन काम करते थे। ठीक, इसके बाद में क्योंकि ये इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात जो भी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी के अधीन काम करने वाला शासक नहीं था, क्योंकि ये स्वतंत्र शासक था। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे, यानी कि सामंतवाद का उदय। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, यूरोप में सामंतवाद का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा भूमि अनुदानों पर आधारित था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त काल में सबसे पहले तो क्या था, नकद वेतन दिया जाता था, फिर बात होती है बाद में धीरे धीरे फिर क्या है, भूमि दान दी जाने लगी, यानी कि मतलब वेतन के बदले भूमि दी जाने लगी। ठीक है, तो ये जो सामंतवाद का जो प्रभाव है ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट यानी यूरोप से ही प्रारंभ हुआ है। इसके अंदर हम बात करेंगे राजनीति और प्रशासनिक ढांचा, यानी कि भूमि अनुदानों पर आधारित है। ठीक है, वहीं आर्थिक ढांचा कृषि दासत्व प्रथा थी। यानी कि आर्थिक ढांचा था वो कृषि के अंदर जो दास प्रथा थी उससे संबंधित था। तो ये हमने बात की है। तो जो राजनीतिक तो था, राजनीतिक प्रशासनिक तो किस पे आधार था, भूमि अनुदानों पर, और आर्थिक ढांचा किस पर आधारित था, यानी किस पर डिपेंडेंट था, कृषि दासत्व प्रथा पर। यानी कि जो कृषि के अंदर काम करने वाले जो दास थे उनकी प्रथा पर था ये आर्थिक ढांचा। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये यूरोप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए धीरे धीरे फिर भारत में भी दास प्रथा और जैसे सामंतवाद का उदय होता है, वो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, आगे हम बात करें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के मालिक ने जमींदार होते थे। यानी कि जो भूमि के जो मालिक होते थे वे भूमि के मालिक कौन थे, जमींदार होते थे, और असली किसान और राजा के बीच कड़ी का काम करते थे। जो किसान होते थे ना, किसान और राजा के मध्य जो कड़ी का कार्य कौन करता था, जो जमींदार होते थे वो करते थे। कहने का मतलब है कि मालिक तक जो किसानों की आवाज कौन पहुंचाता था, जमींदार, और राजा की किसानों तक आवाज कौन पहुंचाता था, जमींदार होता। तो ये कहने का मतलब हो गया कि इस मतलब जमींदार और राजा के मध्य जो कड़ी का यानी कि मध्यस्थता का काम करने वाला कौन था, जमींदार होता था। तो धीरे धीरे क्या होता कि जमींदार के पास बहुत पैसा होने लग गया और ये जमींदार बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बनना शुरू हो गया। ठीक है, वस्तु का उत्पादन विक्रय के लिए नहीं, यानी कि जो वस्तु का जो उत्पादन होता, प्रोडक्शन होता था, वो विक्रय ने बेचने के लिए नहीं होता था, बल्कि स्वयं के उपभोग के लिए ही किया जाता था। यानी कि जो गुप्त काल की हम बात करें या इससे पहले की हम बात करें तो ज़्यादा जो किसी भी फसल का प्रोडक्शन नहीं होता था, सिर्फ अपने उपभोग के लिए, अपने यूज के लिए ही इतना ही प्रोडक्शन होता था, और उस भूमि पर खेती करने वाले किसानों से लगान के रूप में बेगार ली जाती। और जो भूमि पर जो किसान जो खेती करते थे उनके ऊपर मतलब खेती करने या किसानों पर लगान टैक्स नहीं लिया था, सिर्फ उनसे बेगार ली जाती। बेगार का मतलब ये हो गया कि किसी जमींदार की या राजा के वहाँ जाकर किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर काम करना, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसे बेगार ली जाती, बिगर वेतन के बदले। ठीक है, उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता था, और उनको अगर कुछ परिश्रम दिया जाता बहुत कम दिया जाता था। परिश्रम यानी कि उसको जो वेतन था बहुत ही कम दिया जाता था। ठीक है,
इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, RS जो शर्मा है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, भारतीय सामंतवाद, एक किताब लिखी थी। यानी कि RS शर्मा के अनुसार भारत में भी सामंतवाद का प्रारंभ का करीब करीब यही रूप दिखाई देता है। जैसे यूरोप में सामंतवाद था, वैसे ही भारत में भी धीरे धीरे, जिस तरह यूरोप में जैसा सामंतवाद था, वैसा ही भारत में सामंतवाद दिखाई देता है। इनके अनुसार सामंतवाद वह कृषि जनित व्यवस्था है जिसमें दो वर्ग होते थे। एक तो कौन कौन से होते थे? जिनके पास भू स्वामित्व है, ठीक है, और दूसरा जिनकी स्थिति कृषक दास की तरह है, जो भूमिहीन है। तो ये दो तरह के वर्ग होते थे। इसमें अगर देखें, इस व्यवस्था पर आधार था कृषक शोषण, यानी कि जो जो शोषण था, यानी कि जो दास प्रथा थी, यानी कि उस पर सबसे ज्यादा वर्ग था किसका, मतलब उसका शोषण होता था, कृषक शोषण होता था। यानी कि जो सामंतवाद, जो कृषि जनित व्यवस्था थी, उस पर बहुत ज्यादा शोषण होता था। किसानों का, यूं हम कह सकते हैं, दासों का कि बहुत ज्यादा शोषण होता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत हर वंश मुखिया जैसे इतिहासकारों का मान्यता है कि भारत में कृषि भूमि अत्यधिक होने के साथ साथ उपजाऊ भी थी। यानी कि जो हरबंश मुखिया कहते हैं कि भारत में जो कृषि होती थी बहुत ही उपजाऊ होती थी। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कभी भी कृषि दासत्व प्रथा को प्रोत्साहन नहीं मिला। लेकिन जो हरबंश मुखिया कहता है कि भारत में दास प्रथा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। और न ही किस कृषकों का क्या होता था, शोषण होता था। लेकिन ये बात उनकी तरफ से है, हरबंश मुखिया की तरफ। एक तो दास प्रथा भारत में नहीं थी और कृषकों का शोषण भी बहुत कम होता था। यानी कि कहने का मतलब कृषकों का शोषण नहीं होता था। ठीक है। भूमिदान का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हुआ है। यानी कि भूमिदान का जो उल्लेख है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हुआ है, लेकिन उस भूमि में संबंधित राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों के हस्तांतरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये तो बात कौटिल्य जी कहते हैं, अपने बुक अर्थशास्त्र में कहते हैं। इसके बाद में अगर देखें दोस्तों, अभिलेखों में भूमिदान का प्राचीनतम उल्लेख सातवाहन अभिलेखों से मिलता है। मैंने आपको बताया था सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनमें से जो गौतमीपुत्र शातकर्णी है, उन्होंने भी भूमिदान प्रदान की थी। और भूमिदान का जो प्रथम जो उल्लेख है वो नानाघाट का अभिलेख है। उससे भी हमें पता चलता है कि भूमि दान में दी जाती थी। जहां यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणा के रूप में भूमि प्रदान की जाती है। यहाँ पर जो पुरोहित होता था, जो पंडित होता था, जो यज्ञ करवाता था, उसको भूमि दान दी जाती और वो भी मतलब बिगर टैक्स के। ठीक है। उस पर कोई किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जाता था। अगर द्वितीय शताब्दी की हम बात करते हैं तो गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा ब्राह्मणों को भूमिदान के उल्लेख मिलते हैं। मैंने आपको बताया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी। ठीक है। इसके बाद में अगर देखिए गुप्त काल या परवर्ती गुप्त, ये मैंने आपको बताया गुप्त काल, यानी कि जो कुमार गुप्त या सॉरी स्कंद गुप्त के बाद में जो फिर बाद में धीरे धीरे कमजोर शासक, उनको परवर्ती गुप्त शासक कहते थे। तो गुप्त काल और परवर्ती गुप्त काल में हमें धर्म एवं परंपरा के महत्व दिए जाने के कारण ब्राह्मणों को भूमि देने की परंपरा हुई है। तो गुप्त काल के अंदर भी भूमि दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को। ठीक है। ग्रहीता को उस भूमि या गांव में संबंधित समस्त अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता था, जहां तक कि राजा की सेना, पुलिस या अन्य अधिकार भी उसके हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसके प्रशासन का दायित्व और कर व्यवस्था का निर्धारण भूस्वामी होता था। धीरे धीरे ये सामंतीय व्यवस्था परंपरा के केंद्र बन गए थे। ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात आपने जो सामंतवाद का उदय और उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। और भारत में किस वंश या किस शासक के द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है। इसके साथ अगर देखिए भूमि के मुख्य 3 प्रकार होते थे, यानी भूमि दान के 3 प्रकार होते थे। वो कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। देखिएगा, पहला है ब्रह्मदेह भूमि। देखिए ब्रह्मदेह भूमि जो दान में दी जाती है उसकी अगर चर्चा करें तो ब्रह्मदेह है यानी कि ब्राह्मणों को दान में प्रदत्त भूमि, यानी कि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, या गांव जो समस्त प्रकार के राजस्व से मुक्त होते थे। यानी कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी जो कर मुक्त होती थी, तो वो उसको ब्रह्मदेह भूमि कहते थे जो दान में दिया। अब देखिए देवदान क्या होता था, यानी कि ऐसी भूमि जो मंदिरों के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए, या हम यूं कह आदि को प्रदत्त भूमि जिनकी आय में उसका संचालन किया जाता था। यानी कि ऐसे जो मंदिर होते थे, शिक्षण संस्थान थे, उनसे जो आय आती उन्हीं से ये
जो क्या मंदिर और शिक्षण संस्थान चलते थे, इस प्रकार की दान को देव दान कहा जाता था। एक होते थे फ्रेंड्स गैर धार्मिक दान। देखिएगा, गैर धार्मिक दान क्या होता था? उच्च अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदत्त भूमि। जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनको दी जाने वाली जो भूमि होती थी, उनको गैर धार्मिक दान कहते थे। ये 3 प्रकार के भूमि दान हो गई, एक तो ब्रह्मदेह, एक देवदान और एक गैर धार्मिक दान। ठीक है, गैर धार्मिक दान जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे, अधिकारी उच्च अधिकारी या कर्मचारियों को दिया जाता था। देवदान जो मंदिरों के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए दिया जाता, और ब्रह्मदेव भूमि जो दी जाती गांव या प्रदत्त भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली है भूमि दान के प्रकार हो गए। अब थोड़ा सा हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, स्वर्ण सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था, यानी कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, फिर हमने बात की है चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको आपको पता है उन्होंने, जिसको शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, यानी उन्होंने शकों को हराया था और शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को उसने हराया था। इसी के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के जारी किए और अपने आप को, यानी कि उपाधि धारण कौन सी की? विक्रमादित्य की उपाधि और शकारी की उपाधि भी उसने धारण की है। ठीक है, तो ये 2 बातें ध्यान दीजिएगा, यानी कि स्वर्ण सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, और चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके साथ ही अगर देखें तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक, यानी सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। ठीक है, और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त था प्रथम। ठीक है, जिसने 14 प्रकार के सिक्के चलाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छा लगा है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरे प्यारे सभी मित्रों को एक बात, आज दीपावली का पर्व है और दीपावली का पर्व होने के नाते मैं आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामना दे रहा हूं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। तो तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।